और अब खबर मुंबई से, जहां पर आज सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको हम बता दें कि मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। सुबह करीब 7:15 बजे इसकी जानकारी लोगों ने दमकल कर्मियों को दी। जानकारी के मुताबिक 15वीं मंजिल पर आग लगी, उसके बाद आग फैलती चली गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बिल्डिंग में आग कैसे लगी। आपको हम बता दें कि जितने भी लोग जख्मी हुए हैं या फिर झुलसे हैं इस आग से, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही यह सूचना दमकल विभाग को मिली, फौरन 13 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में कामयाब हुई। लेकिन अब तक इस पूरी घटना में 7 लोगों की जान जा चुकी है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि कई घंटों तक बचाव का कार्य चलता रहा, क्योंकि डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछा जा रहा था, जानकारी ली जा रही थी। बताया जा रहा था कि सफोकेशन की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि मुंबई की मेयर मौके पर पहुंची और उन्होंने भी घटना की पूरी जानकारी ली और फिर मीडिया को उन्होंने सूचित किया। सामने ही रहता हूँ और मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तब मैंने देखा कि धुआं आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि व्हाट इज दिस, ये धुआं क्यों आ रहा है, और थोड़ा मैं समझा कि शायद आग लगी है। उसके बाद तुरंत ही एक छोटे से बच्चे की आवाज आई, बचाओ बचाओ हेल्प। तो तब स्ट्राइक हुआ कि इट इज बिग। तुरंत मैंने ही सबसे पहले 101 में फोन किया और 2 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड तो आ गई है। और बट ऊपर नहीं जा पाए। उन्होंने पहले ही पूछा कि कैसे अंदर जा सकते हैं, क्या ग्रिल्स लगी है, तो मैंने बताया ग्रिल्स है, बिकॉज ऑफ दैट फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती। तो वो लोग नीचे से ही गए, बाद में टेरेस पे गए। कौन से फ्लोर पे आग लगी थी और कितने बजे आग लगी थी वो बता। एग्जैक्टली अराउंड 18 या 19 फ्लोर पे लगी है आग, और एग्जैक्टली 7:15 को मैंने फोन किया फायर ब्रिगेड को। अराउंड उसके ही 2 मिनट पहले ही लगी धुआं निकलना स्टार्ट। अभी इधर 12 पेशेंट है, उसमें 2 आईसीयू में, 10 तो ऐसे ही है सफोकेशन में, वार्ड में। हम मिलके आए हैं, बहुत ही वो बातचीत कर रहे हैं, डरे हुए बातचीत कर रहे हैं। हमारे सैनिक दुदौड़ कर रहे हैं, हमारे वो सब जाके उनको देखेंगे और अच्छी तरह हम आते जाते रहेंगे, तो उनको एक मोटिवेशन है, उनको विश्वास होगा और वो तुरंत आज या कल में डिस्चार्ज भी होगी। हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस दुखद घटना में। फिलहाल बाकी लोगों के बारे में क्या जानकारी है? श्वेता, कुछ ही देर पहले जो हैं चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनसे बात की हमने, तो उन्होंने ये बताया कि 28 से ज़्यादा लोग इस पूरे हादसे में इंजर्ड हो गए हैं। 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी भी जो है ऑपरेशन अंदर चालू है, सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी किया जा रहा है। ऐसे में सबसे चिंताजनक बात जो है वो सामने आई है कि अंदर जो फायर सिक्योरिटी सिस्टम था वो लगा हुआ था बिल्डिंग में, बट वो काम नहीं कर रहा था। यही मुख्य वजह थी कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ उस वक्त ये जो प्रणाली थी उसने काम नहीं किया, और प्रणाली ने जब काम नहीं किया तो ये पूरी आग जो है फैलती गई। आग फैली, उसकी वजह से धुआं उठा, और जो 18-19 फ्लोर पे जो धुआं उठा उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स थे, ऐसी नीचे की जगहें थी जहां पे धुआं फैला और लोग जो है इंजर्ड होना शुरू हो गए। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। गैस जो है हर जगह फैली थी, क्योंकि डक में आग लगी थी, डक में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग फैली। चीफ फायर ऑफिसर ने यह भी बताया कि इतनी आग जोरदार थी, बड़ी आग थी कि वायर जो थे वो तक पिघल गए थे। तो मुख्य कारण जो है वो पता लग गया है कि डक में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग जो है वो फैली। और मुख्य बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर सोसाइटी में, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में आपने फायर प्रणाली को लगाया है तो वो चालू क्यों नहीं थी। इसी की इन्वेस्टिगेशन जो है अभी फायर ब्रिगेड अंदर कर रही है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी भी लोगों को ढूंढा जा रहा है। अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसको निकालने का काम जो है वो जारी है। तकरीबन 28 लोग जो है इस पूरे वाकये में इंजर्ड हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, और 7 लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये पूरा अपडेट जो है चीफ फायर ऑफिसर द्वारा दिया गया है और अभी भी अंदर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। श्वेता, बिल्कुल पारस, आपके आसपास अगर कोई चश्मदीद हो जो इस घटना के बारे में कुछ हमें बता सके, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए।
श्वेता, अभी यहाँ पर सारे लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आग फैली थी यहाँ लोग बहुत ज्यादा थे, लोगों के अंदर चिंता थी, लोग डरे हुए थे, तो यहाँ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे भीड़ ना बढ़े, लोगों की सुरक्षा की जाए, इसी की वजह से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और कोई भी लोग जो है वो यहाँ नहीं है। जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जो लोग डरे सहमे थे, जो बिल्डिंग से जिनको इवैक्यूएट किया गया था उनको बिल्डिंग के नीचे कहीं पे रखा गया है, सेफली रखा गया है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो बाहर जो है लोगों को जमा होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा का विषय बन गया है अब, क्योंकि बड़ी घटना थी और लोग जो है वो डरे। बिल्कुल पारस, नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की रफ्तार कुछ थमती दिख रही हो, लेकिन देश के कुछ दूसरे राज्यों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। देश में भी लगातार तीसरे दिन केस 3 लाख के पार रहे। महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में वायरस पैर पसारता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर ने अगर देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में नरमी दिखाई है, तो देश के कुछ राज्यों खासकर दक्षिण में इसने कहर बरपा रखा है। कम से कम 5 सूबों में रोजाना नए केस का आंकड़ा 50,000 के करीब आ रहा है। पहले आपको देश भर का हाल दिखाते हैं। देश भर में कोरोना केस का आंकड़ा दूसरी लहर के करीब ज्यादा दिख रहा है। शुक्रवार को देश में 3,47,254 नए केस आए। गुरुवार के मुकाबले एक दिन में 29,722 केस की बढ़ोतरी हुई। मौतों का आंकड़ा रहा एक दिन में 703, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। देश भर में एक्टिव केस भी बढ़कर 20,18,825 हो गए हैं। अब उन राज्यों के आंकड़ों पर एक नजर जहां कोरोना चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में खतरा बरकरार है, जहां स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। यहां 48,270 नए केस आए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 2,64,388 हो गए हैं। मुंबई में हालांकि खतरा घटा है, जहां नए केस 5,008 ही रह गए हैं। कर्नाटक में भी केस बढ़ रहे हैं। नए केस 48,049 रहे, जिनमें से अकेले बेंगलुरु में 29,068 केस आए। पॉजिटिविटी रेट 19% के ऊपर है। केरल में भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ 41,668 नए केस आए हैं। अकेले तिरुवनंतपुरम में 7,896 केस आए। दिल्ली में केस घट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर रही 18.4%। हालांकि एक दिन में फिर 38 मौतों ने चिंता बढ़ाई है। देश में कोरोना के केस ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है और ये फायदेमंद होगी। ओमिक्रॉन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर घर में जा चुका है, तो शायद ओमिक्रॉन इतनी इम्यूनिटी इंड्यूस कर देगा नेचुरल कि शायद आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पूरा इस संसार से एपिडेमिक के फॉर्म में ना आए, एंडेमिकली रहे। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मौतों की तादाद कम है। अलग अलग राज्य असमंजस में हैं। कहीं रियायतें दी जा रही हैं तो कहीं सख्ती बढ़ाई जा रही है। मसलन केरल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं धर्मशाला में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर रियायत भी शुरू हो गई है। मसलन महाराष्ट्र में स्कूल खोले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भले ही घातक नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल एहतियात जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना की रफ्तार अब भी बेकाबू है। 3 दिन से लगातार कोरोना के नए केस 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 3,37,000 से ज्यादा केस आए। दक्षिण राज्यों में तो मानो कोरोना विस्फोट हो गया हो, तो वहीं कई राज्यों में तीसरी लहर की शुरुआत में जो पाबंदियां लगाई गई थी, उनमें छूट की बात की जाने लगी है। देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आने लगे हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है। इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं।
दिल्ली सरकार आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड टेस्ट कर रही है। नए नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको अपनाने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक से दिल्ली में कम हुई है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही है। 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केसेस ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिए अस्पताल में काफी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहां पे जाके हो जाता है। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से आज उपराज्यपाल से मिलकर कोविड प्रतिबंधों के कुछ खास प्रावधानों को हटाने की अपील की थी। दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के ऑड इवन नियमों को हटाना चाहती, साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने केवल ऑफिसों को ही 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी। एलजी के फैसले से दिल्ली के व्यापारी निराश हुए हैं और फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सुबह ये ऐलान किया था कि दिल्ली में जो लॉकडाउन है जो 2 दिन का वो हटाया जा रहा है कर्फ्यू, और उसके अलावा जो ऑड एंड इवन है उसको भी वापसी के लिए उन्होंने एलजी साहब को फाइल भेजी थी, मगर बड़े दुख की बात है उसे एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। इसमें को लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। हम एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए इस जो ऑड एंड इवन है इसको खत्म करें और जो वीकेंड कर्फ्यू है इसको खत्म करें। कर्फ्यू में छूट दिए जाने की चर्चा केवल दिल्ली में ही हो रही हो ऐसा नहीं है, कई राज्यों में इसकी चर्चा है। कर्नाटक में तो वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है, जबकि कर्नाटक उन 5 राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। संक्रमण की स्थिति में सुधार की बात मुंबई में भी होने लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले फिर से बढ़े हैं। ऐसे में नियमों में ढील देने की चर्चा शांत हुई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब 24 तारीख से जो स्कूल कोरोना की खतरों की वजह से बंद कर दिए गए थे उनको फिर एक बार शुरू कर दिया जाएगा। हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार 8 या 9 दिनों से कम होते जा रहे हैं। कल के आंकड़े की बात करें तो 5000 से ज्यादा केसेज आए हैं और 12 मृत्यु जो है वो कोविड से हुई है। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी यही बना हुआ है कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है। मगर एक राहत की बात यह भी है, मामले जरूर कम हुए हैं, पॉजिटिविटी भी कम हुई है, मगर बीएमसी इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसके मद्देनजर अभी भी जो रूल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। देश में संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि कई एक्सपर्ट हालिया स्थिति को देखकर ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में मुमकिन है कि ये संक्रमण आम जिंदगी का हिस्सा हो जाए, फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के दिन हम देखें एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल फैटर्निटी, हमारा दिमाग और दिल अलग अलग बात बोलता है। दिमाग बोलता है कि पता नहीं वायरस कुछ नया ही कारनामा ना करे। दिल बोलता है कि अब ओमिक्रॉन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर घर में जा चुका है, तो शायद ओमिक्रॉन इतनी इम्यूनिटी इंड्यूस कर देगा नेचुरल कि शायद आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पूरा इस संसार से एपिडेमिक के फॉर्म में ना आए, एंडेमिकली रहे। ओमिक्रॉन उन पेशेंट्स को भी हुआ है जिनको डेल्टा हुआ था, जिनको अल्फा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो डेल्टा से जो इम्यूनिटी बनी उसने ओमिक्रॉन को नहीं बचाया, ऐसे ही शायद ओमिक्रॉन से जो इम्यूनिटी है वो इनसफिशिएंट है हमें डेल्टा या अल्फा से बचाने के लिए। उसमें वैक्सीनेशन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, हम लोगों को अगर ओमिक्रॉन हुआ भी है तो हमें अपने टाइम पे बूस्टर लेना चाहिए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दूसरी लहर की तरह ही बढ़ती जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र संक्रमण के जरिए देश में संक्रमण का पीक 23 जनवरी और केसेस 4 लाख बताए थे। फिलहाल संक्रमण की स्थिति कुछ वही दिख रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में जैसे जैसे चुनाव और प्रचार आगे बढ़ा है, तनातनी बढ़ रही है। अब कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के पति रिटायर्ड डीजीपी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर मोहम्मद मुस्तफा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को खुली धमकी दे रहे हैं।
कोई जलसा नहीं होने देगा। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। उसी प्रकार से जहां वैकेंसी थी उसको भरने में भी प्रायोरिटी दी है। तीसरा मैंने देखा है कि उन्होंने टेन्योर को भी स्टेबल रखा है, यानी एक प्रकार से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होनहार लीडरशिप, होनहार टीम देने का काम मुख्यमंत्रियों ने किया है। आज शनिवार है, छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाए बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्व है। वे भी अपने राज्य में इस प्रकार से जो पीछे रह गए हैं उनको राज्य की बराबरी में लाने के लिए कितने कृतनिश्चयी हैं, ये इस बात का सबूत है। साथियों, हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं उनमें भी निराशा आती है, और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, वो भी मानेंगे कि उनके यहां आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को कई तरह से एक्सपांड और रीडिजाइन किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन भागीदारी, जितनी एफिशिएंट मॉनिटरिंग, उतने ही बेहतर परिणाम। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है।
एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो, और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जैसा कि हमने अभी के प्रेजेंटेशन में भी देखा, जो जिले टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नेंस और डिलीवरी के जितने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कितनी ही सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। मैं देख रहा था, आज मुझे 5 ही जिला अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला, लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं मेरे सामने, सैकड़ों अधिकारी बैठे हैं, हर एक के पास कोई न कोई सक्सेस स्टोरी है। अब देखिए, हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राई कोठागुड़म का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20% से 85%, 85% पर पहुंचा दिया है। बिहार में जुमई और बेगूसराय जिले ऐसे जिले जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में 1 बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी ही महिलाओं, कितने बच्चों बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। और मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने मैंडेज, कितने मैनएवर लगे हैं, कितना मैन पावर लगा है। इसके पीछे आप सब लोगों की तप, तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं ये बदलाव, ये अनुभव आपके पूरे जीवन की पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। और अभी कर्नाटक के हमारे अधिकारी ने बताया कि साइलों में से कैसे बाहर आए। सारे संसाधन वही है, सरकारी मशीन वही है, मशीनरी वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती है। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का एहसास होता है, एक पर्पस ऑफ लाइफ फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फैक्शन कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। यह मैंने स्वयं देखा है। जब ये कोरोना नहीं था तो मैंने नियम बना रखा था कि अगर किसी भी राज्य में जाता था तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुलकर के बातें करता था, चर्चा करता था।
उन्हीं से बातचीत के बाद मेरा ये अनुभव बना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं उनमें काम करने की संतुष्टि की एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है वो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए भी अध्ययन का विषय है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है। साथियों, हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% से बढ़कर 90% पर पहुंच गई। कैसे कर्नाटक के रायचूर में नियमित अतिरिक्त पोषण पाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर के 97% हो गई। कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 97% हो गई। या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां 50% से भी ज्यादा कम बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी हैं। साथियों, आपने तो देखा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, और जब भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए।
पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं इसका भी बहुत प्रभाव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे कार्यों पर दिखता है। इन क्षेत्रों की जनता भी आपके साथ आकर काम करती है। विकास की चाह साथ चलने की राह बन जाती है। और जब जनता ठान ले, शासन प्रशासन ठान ले, तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है? फिर तो आगे ही आगे जाना है, आगे ही आगे बढ़ना है। और आज यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोग कर रहे हैं। साथियों, पिछले साल अक्टूबर में मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हुए 20 साल से भी अधिक समय हो गया। उससे पहले भी मैंने दशकों तक देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन में के काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा परखा है। मेरा अनुभव है कि निर्णय प्रक्रिया में जो साइलोस होते हैं उसमें ज्यादा नुकसान इंप्लीमेंटेशन में जब साइलोस होता है तब वो नुकसान भयंकर होता है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने ये साबित किया है कि इंप्लीमेंटेशन में साइलोस खत्म होने से संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है।